तो हम जब लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से जो एग्जिट पोल के अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, अलग अलग एजेंसीज जो हमें नतीजे दिखा रही हैं, उनका सार क्या हो सकता है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मिजोरम और तेलंगाना में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो सर्वे एजेंसीज होती हैं, ये जो एग्जिट पोल के सर्वे होते हैं, इनके अपने एक तरीके होते हैं और इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि की भी संभावना होती है। हमने पिछले कई ऐसे पोल देखे हैं, कई ऐसे पोल्स देखे हैं जिसमें कि ये देखा गया कि जो नतीजे बताए गए या फिर जो अनुमान बताया गया वो अनुमान सही नहीं ठहरे। फिर भी ये एक वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक पद्धति है और कोशिश की जाती है जनता का मन टटोलने की, जानने की, उन मुद्दों को बारे में सवाल करने की कि आखिर जनता ने जब वोट दिया, जब मतदान हुआ, तब कौन से मुद्दे हावी थे और उन मुद्दों के आधार पर, और भी तरीके हैं, अन्य तरीके हैं, उनके आधार पर यह तय होता है कि किस तरीके से जो परिणाम है वो आने वाले हैं। तो अब ये धीरे धीरे परिणाम आने लगे हैं और इसमें जो हम देख रहे हैं लगातार कि अलग अलग प्रकार के नतीजे हैं। छत्तीसगढ़ में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। तो छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल जो सरकार बनाने जा रही है, जो सरकार का अनुमान है, तो इससे अब अपने आप ये स्पष्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये इस पर निर्भर करेगा कि किसके मुद्दे में कितना दम था और किन मुद्दों ने बड़ा काम किया। छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाने का अनुमान है। इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल है। हम आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल है जिसमें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 46 से 56 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दल जो हैं वो भी 3 से 5 के बीच हो सकते हैं। ये एग्जिट पोल है, एक बड़ी खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं हम। जन की बात जो एजेंसी है उसने जो अपना सर्वे दिया है, बीजेपी को 30 से 45, कांग्रेस को 42 से 53 और अन्य को 0 से 3, मतलब अधिकतम 3 सीटें दी हैं। सी वोटर्स ने बीजेपी को 36 से 48, कांग्रेस को 41 से 53 और अन्य को 4 तक सीमित रखा है। आज तक एक्सेस, माई इंडिया, इनका जो नतीजा है, जो अनुमान है, वो ये बताता है कि बीजेपी 36 से 46, कांग्रेस 40 से 50, अन्य 1 से 5, अधिकतम 5 सीटें अन्य को मिलेंगी। इंडिया टुडे एक्सिस का जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, उसमें बीजेपी 36 से 40, कांग्रेस 40 से 50 और अन्य 1 से 5, मतलब इतने भी इस सर्वे एजेंसी ने भी अधिकतम 5 सीटें अन्य को दी है। मतलब जो अन्य दल हैं जिसमें कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है, बसपा है, आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक कर मैदान में है, तो ये कुल मिलाकर 5 सीटों तक सीमित हो जाएंगे। ये अभी तक जो सामने आ रहा है, एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, इसमें ऐसा पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। हालांकि जो नतीजे बाद में अभी आएंगे, 3 तारीख को जब मतगणना होगी, उसके बाद जब नतीजे आएंगे उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि किसे कितनी सीटें मिल रही हैं। तो हम आपको जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जो सर्वे एजेंसीज हैं वो किस तरीके से बता रही हैं वो आंकड़े, वो जादुई आंकड़ों तक कौन पहुंच पा रहा है, किसे पीछे रहना पड़ रहा है, ये तमाम जो जानकारियां हैं वो आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। हम अभी न्यूज़ रूम का रुख कर लेते हैं जहां पर कि अमन है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, आप क्या देख रहे हैं? जो एग्जिट पोल के जो लगातार नतीजे आ रहे हैं, अलग अलग सर्वे एजेंसीज हैं उनके नतीजे जो आ रहे हैं, पूर्वानुमान कहिए, नतीजे मत कहिए, क्या कह रही हैं ये एजेंसीज? क्या कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, थोड़ा सा बताइए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? इंतजार सभी को 3 दिसंबर का है, लेकिन अभी एग्जिट पोल आया हुआ है और सभी की नजर एग्जिट पोल पर बनी हुई है। सभी ये जानना चाहते हैं कि किसकी सरकार बन रही है, कौन आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये आंकड़े हैं, लेकिन कई बार आंकड़े भी बेहद सच हो जाते हैं। न्यूज रूम में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि चुनाव 199 विधानसभा सीटों पर हुए हैं, लेकिन राजस्थान में क्या कुछ स्थिति वहां पर कांग्रेस और भाजपा के बीच यहां पर देखने को मिल रही है?
राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव हुए, उसमें जो रुझान अभी सामने आए, रुझान क्या क्या आंकलन जो आंकड़े सामने आए हैं, उसमें 80 से 100 सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 86 से 106 सीट जा रही है और अन्य के खाते में 9 से 18 सीटें जा रही हैं। अब हम इसे जोन बाई अगर समझना चाहें तो हड़ौती जो रीजन है इसमें 17 सीटें हैं, इसमें बीजेपी को 11 और कांग्रेस को 6 सीटें जा रही हैं। शेखावटी रीजन में अगर हम जाते हैं जहां 21 सीटें हैं, वहां बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 12, जबकि अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। अहिरवाल क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो 22 सीटें हैं, यहां बीजेपी को 9, कांग्रेस को 10 सीटें मिल सकती हैं। मेवाड़ या गोंडवाना भी कह सकते हैं उसको, यहाँ 20 सीटें बीजेपी के खाते में, 18 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। जैसलमेर बीकानेर का जो क्षेत्र है जहाँ 20 सीटें हैं लेकिन 19 पे चुनाव हुए, वहाँ बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 11, अदर को 2 सीट जा रही है। ढूंढाड़ क्षेत्र में अगर देखते हैं, जो जयपुर का इलाका ही पड़ता है, 44 सीटें हैं, बीजेपी को यहाँ मात्र 17 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 26 सीटें मिल रही हैं। इस तरह से हड़ौती, मेवाड़ और मारवाड़ में बीजेपी को बढ़त हुई है, जबकि कांग्रेस को बीकानेर, ढूंढाड़ के इलाके में बढ़त मिली है। और कुल मत प्रतिशत की बात करें तो 199 सीटों पर बीजेपी को जो मिले हैं 41% वोट शेयर मिले हैं, जबकि कांग्रेस 42% वोट शेयर लेकर दूसरे नंबर पर रही है, माने आगे रही है उससे। तो कुल मिला के वहाँ बहुत कांटे की टक्कर है, क्योंकि अन्य के खाते में भी 9 से 18 सीटें हैं और ऊँट किस करवट बैठेगा अभी कहना मुश्किल है, चुनाव परिणाम के बाद पता लगेगा। लेकिन राजस्थान में भी बहुत कांटे की टक्कर है। जी बिल्कुल, तो राजस्थान में भी कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ की तरह देखने को मिल रही है। कांग्रेस और भाजपा के बीच में ये सीधी टक्कर राजस्थान में है। तेलंगाना के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। शकील सर है हमारे साथ। शकील सर, तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, क्या लग रहा है इस बार? तेलंगाना में जो सर्वे आ रहे हैं और जो पिछले दिनों जो सर्वे किए गए थे, बड़ी यानी ताज्जुब की बात है कि पहली बार ऐसा लग रहा है तेलंगाना में कि अभी वहाँ पे 6 बजे वहाँ पे मतदान खत्म भी नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ सरकार बनाते नजर आ रही है। अगर हम इंडिया टीवी और सीएनएक्स की बात करें तो वहाँ कांग्रेस को 63 से 79 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि बीआरएस 31 से 47 सीटें लेकर दूसरे नंबर पे है। जन की बात करें हम, जो जन की बात का सर्वे है उसमें 68 से 64 सीटें कांग्रेस को, जबकि 40 से 55 सीटें बीआरएस को मिल रही है। बीजेपी को 7 से 13 और एआईएम को जो पिछले बार 7 सीटें थी लगभग 4 से 7। रिपब्लिक टीवी की बात करें तो 40 से 56 सीटें दे रहे हैं बीआरएस को, जबकि 58 से 68 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं। उसी तरह टीवी 9 भारतवर्ष की हम बात करते हैं तो 48 से 58 सीटें बीआरएस और 49 से 59 सीटें वो दे रहे हैं कांग्रेस को। बीजेपी को भी अच्छी खासी तादाद में 5 से 10 सीटें, जबकि 6 से 8 सीटें जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं एआईएम को। हम तेलंगाना को 3 भागों में बांट सकते हैं। वहाँ सबसे दिलचस्प लड़ाई जो है ग्रेटर हैदराबाद की 24 सीटों पर है, जहाँ की 7 सीटों पे 9 सीटों पे लड़कर 7 सीटें जीतकर ओवैसी साहब अपना दबदबा बनाए रखते हैं पुराने हैदराबाद शहर में। और बाकी सीटों पर, 9 के अलावा बाकी सीटों पर उन्होंने बीआरएस को समर्थन का ऐलान किया है। लेकिन इस बार, पिछले बार वहां पर 17 सीटें बीआरएस ने जीती थी, 7 सीटें, माफ कीजिएगा 16 सीटें बीआरएस ने जीती थी, 7 सीटें एआईएम और गोशा महल की एक सीट। भाई बड़े ताज्जुब की बात है कि गोशा महल, जहां ओवैसी साहब की पार्टी दार सलाम उनका मुख्यालय है, वहां वो राजा सिंह जो बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर है उनके खिलाफ प्रत्याशी खड़ा नहीं करते। लेकिन एक अजब सी बात है कि जो जुबली हिल्स में पहली बार तेलंगाना में, हैदराबाद में भारतीय क्रिकेट के वंडर बॉय मोहम्मद अजहरुद्दीन चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर उन्होंने अपना एक पार्षद फराज खड़ा किया है। लोग कह रहे हैं कि बीआरएस को फायदा पहुंचाने के लिए ये उम्मीदवार खड़ा किया गया है। लेकिन जुबली हिल्स एक बहुत पढ़ा लिखा इलाका है और वहां पे ऐसा लगता है कि इस तरह के हथकंडों को पता नहीं क्या होता है। बाकी जगह हम देखेंगे, अगर तेलंगाना, हर्ष गोयनका की बात करेंगे जो भास्कर के लिए सर्वे करते हैं, तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प टक्कर बताई है। 53 बीआरएस और कांग्रेस को दिया है और 4 सीट उन्होंने दी है बीजेपी को। अगर हम बात करते हैं एबीपी सर्वे की तो बीआरएस फिर से 53 से 55, कांग्रेस 68 से 60,
आपकी जो बीजेपी है 5 से 11 और अदर्स जिसमें MIM है वो 5 से 11। हर सर्वे को हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा है, ये अनुमान है, वास्तविक नतीजे तो 3 तारीख को आएंगे और ये कहा जा सकता है कि अभी सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। इधर पर्दे से तुम झांको, उधर पर्दे से हम झांके, लगा दो आग पर्दे को, न तुम झांको न हम झांके। इंतजार करना होगा 3 दिसंबर का तेलंगाना के लिए। जी बिल्कुल, तो 3 दिसंबर का इंतजार सभी को है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े ये साफ साफ बता रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस को यहां पर बहुमत मिलती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई खासा कमाल तेलंगाना में नहीं कर पा रही है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तेलंगाना के दौरे कर रहे थे और इस बीच ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर अच्छी वापसी कर सकती है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक यहां पर भारतीय जनता पार्टी कोई खासा कमाल नहीं कर पा रही है। हालांकि फिलहाल आंकड़े क्या होंगे ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। चलिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। मनीषा है हमारे अमन, आप साथ। सुन पा रहे हैं? अमन जी जी अमन, मैं आपके पास लौटता हूं। मैं एक सवाल कर रहा था, तो शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। जो शकील जी कह रहे थे कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर सीट मिलने वाली है, संख्या भी बता रहे थे, जो एग्जिट पोल बता रहा है, इसका कारण क्या मानते हैं? क्या प्रमुख कारण? देखिए, सबसे प्रमुख कारण तो ये है, हम यहां पे ये जान ले कि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के चुनाव में मात्र 1 सीट पाई थी, जो मैंने बताया आपको, गोशा महल की उनके फायर ब्रांड लीडर राजा सिंह ने ये सीट प्राप्त की थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए शायद तेलंगाना की जनता ने 20% वोट के साथ 4 लोकसभा सीट बीजेपी को प्रदान की थी। तो बीजेपी के आक्रामक प्रचार से यह माहौल तो बना है कि बीजेपी ने हैदराबाद की 24 सीटें जो है ग्रेटर हैदराबाद की, उनमें हम अलग अलग बात करेंगे, जब वक्त आएगा तो अलग अलग एक एक सीट पे हैदराबाद की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद के इलाके में बीजेपी ने अपने आक्रामक प्रचार से, चाहे वो हैदराबाद को भाग्यनगर बनाना हो या ओवैसी बंधु और अमित शाह साहब की जो कुश्तियां होती हैं, जो मंचों पे होती हैं, अलग से दिखती नहीं है, उन मंचों की वजह से ये ध्रुवीकरण थोड़ा सा होने लगा है हैदराबाद में, ऐसा मुझे लगता है। तेलंगाना के बाकी इलाकों में 24 सीटों को छोड़ के शायद ध्रुवीकरण नहीं होता है मतदाताओं का, लेकिन ये एक वजह ये हो सकती है कि 1 से बीजेपी की सीट बढ़कर 5 तक तो कम से कम पहुंचेगी। ठीक है। अमन, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ यहाँ पृथा भी जुड़ी हुई हैं और हमारे पास और भी अपडेट्स आ रहे हैं। पहले हम आपको रूबरू करा दें, बता दें कि एग्जिट पोल के अभी जो नतीजे हैं वो क्या बोल रहे हैं। पृथा हमारे साथ हैं। पृथा, जब आप देखती हैं, आप समझती हैं कि ये जो एग्जिट पोल आते हैं, ये जो ओपिनियन पोल आते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक पोल आते हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सैम्पलिंग के तरीके हैं जिनके आधार पर नतीजे दिखाए जाते हैं, एक अनुमान बताया जाता है। क्या समझती हैं आप? क्योंकि हमने तो पिछली बार कई बार देखा, ये अनुभव भी रहा है कि कहीं कहीं ये नतीजे जो होते हैं धराशायी हो जाते हैं, कई बार हमने देखा है, अनुभव है। आप क्या मानती हैं कि अभी चूंकि टेक्नोलॉजी भी बदली है, तरीके भी कुछ बदले हैं, कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, क्या मानती हैं अभी जो नतीजे आ रहे हैं, या फिर जो ये एग्जिट पोल होते हैं, ओपिनियन पोल होते हैं, वो कितना सटीक हो सकते हैं? बिल्कुल संजय जी, ये जो आंकड़े हैं वो निश्चित तौर पर एक आंकड़े ही हैं, लेकिन यही आंकड़े कई बार बहुत सटीक और सच साबित हो जाते हैं। चूंकि 3 दिसंबर को तो तस्वीर साफ ही हो जाएगी, मतगणना यहाँ पर होनी है, जनता चूंकि निर्णायक भूमिका में है और वो तमाम प्रत्याशी जो पूरे दमखम के साथ यहाँ पर चुनावी मैदान पर उतरते नजर आ रहे थे, उन सभी की किस्मत ईवीएम पर तो कैद हो गई है। अब चूंकि किसके ओर में बयार बह रही है और किधर किसके नतीजे आ रहे हैं, कैसे समीकरण बन रहे हैं, ये महज एक पूर्वानुमान ही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि या फिर नामों पर मुहर, पार्टी के नाम पर मुहर तो 3 दिसंबर को ही लगेगा। लेकिन अभी जिस प्रकार से अभी जैसे छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की अगर बात करें, हमने अपने दर्शकों को भी बताया है, लगातार आपने भी बताया, जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, उसमें कहीं ना कहीं ये गौर किया जा रहा है कि एक बड़े अंतर के साथ और एक बड़े बढ़त के साथ में बीजेपी कुछ आती नजर आ रही। पिछले चुनाव पर अगर बात करें तो बहुत आश्चर्यजनक तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। 15
सीटों पर सिमट कर रह गई थी। वो सरकार, वो पार्टी जो 15 साल तक सत्ता पर काबिज रही, वो चौथी बार जब चुनाव यहां पर होता है तो वहां पर वो सिमट कर रह जाती है सिर्फ 15 सीटों पर। 90 में से 15 सीटों पर पार्टी आकर सिमट गई। लेकिन अभी जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, इसमें बहुत ज्यादा बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिलती यहां पर नजर आ रही है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो एक तरफा लीड उन्होंने पिछले चुनाव में किया था, तो बहुत मामूली अंतर है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बीच में। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि एक ट्रेंड लगातार एक ट्रेंड माना जाता है, और मैंने पहले भी कहा था कि एक ट्रेंड जो होता है उसको फार्मूला मानने की गलती कर ली जाती है। वो ट्रेंड कभी भी धराशायी हो सकता है, फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि ये जनता का विश्वास है, जनता का मत है और जनता का विवेक है, और ये समय के अनुसार, इच्छा के अनुसार, रुचि के अनुसार बदलता रहता है। तो ये तमाम, देखिए जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे हमको दिखाई दे रहे हैं, जो एग्जिट पोल की जो तमाम आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं अलग अलग एजेंसीज के, उसमें एक चीज़ स्पष्ट ये दिखाई दे रहा है कि मैं फिर बार बार कहता हूं कि अभी सिर्फ ये एग्जिट पोल है, पूर्वानुमान है। नतीजे तो 3 तारीख छत्तीसगढ़ की स्थिति दिख रही है। यहाँ पर वो आंधी नहीं है 2018 में जो एक प्रचंड जनादेश था, प्रचंड आंधी थी, जनमत था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश में भी ये कहा जा रहा था कि 18 साल की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो सत्ता विरोधी लहर होती है उसका भी अपना खासा असर होता है, लेकिन वहाँ भी ऐसा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो रही है। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग एजेंसियों के जो एग्जिट पोल के, ओपिनियन पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, जो पूर्वानुमान जताया जा रहा है, अलग अलग तरीके होते हैं सबके। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, तरीका है जनमानस को टटोलने का, लेकिन फिर भी इसमें त्रुटि की संभावना, गुंजाइश बनी हुई है। इसलिए हमने कई बार देखा कि एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो गलत भी साबित होते हैं, लेकिन कोशिश यही की जाती है कि बेहतर तरीके से सर्वे के अलग अलग जो तरीके हैं वो सर्वे कर एक तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत किया जाए जनमानस का। तो हम जो लगातार बातचीत कर रहे हैं, और इस बातचीत में हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट्स का भी हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, और साथ ही न्यूज़ रूम से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए, मध्य प्रदेश से एग्जिट पोल की एक बड़ी खबर आ रही है। एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार बनने का अनुमान। एबीपी सी वोटर्स का एग्जिट पोल जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में 151 से 156 सीटें कांग्रेस लेकर जा रही है। 74 से 80 जो है वो, क्षमा कीजिएगा, 151 से 156 बीजेपी, और जो 70 से 80 है वो कांग्रेस, और 5 अन्य लेकर जा रहे हैं। इंडिया टीवी या सीएनएक्स का एग्जिट पोल ये बता रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में 103 से 116 सीट, कांग्रेस 111 से 121, और जो अन्य हैं वो 6 तक सिमट रहे हैं। अन्य में आप जो बहुजन समाज पार्टी है और सपा है, ये दोनों ये सीट शेयर कर रही हैं, जो एग्जिट पोल के नतीजे हम तक पहुंच रहे हैं। तो हमने दिखाया कि किस तरीके से एमपी में जो है वो पूर्वानुमान आ रहा है, एमपी का पूर्वानुमान जो है वो आ रहा है, एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं। तो अब ये धीरे धीरे एग्जिट पोल के नतीजे बताते जा रहे हैं, ये लोगों तक ये जानकारी पहुंच रही है कि किस प्रदेश में किसकी सरकार बनने का अनुमान है और किसकी सरकार बन सकती है। हालांकि बार बार मैं कह रहा हूं कि ये तो 3 तारीख को तय होगा, जब ईवीएम अपना फैसला सुनाएगी। और इसी बीच देखिए, छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। 2018 के बाद अब छत्तीसगढ़ में दोबारा छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस की सरकार आ रही है। जो सीएनएक्स का एग्जिट पोल सर्वे है वो बता रहा है कि बीजेपी 30 से 40 सीटों तक पहुंच पाएगी, कांग्रेस 40 से 56 और अन्य को 3 से 5 सीटें ही मिलेंगी। जबकि हमने पिछली बार देखा था कि करीब 7 सीटें मिली थी अन्य को। और जन की बात ने बताया है, जो जन की बात का सर्वे है वो ये बताता है कि 30 से 40 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 42 से 53 और अन्य 3 तक सिमट रहे हैं। सी वोटर्स ने बीजेपी को 36 से 48, कांग्रेस को 41 से 53 और अन्य को 4 सीटें दी हैं। आज तक एक्सिस में इंडिया ने अपने सर्वे में बीजेपी को 36 से 46, कांग्रेस को 40 से 50 और अन्य को 1 से 5 तक रखा है। इंडिया टुडे एक्सिस ने बीजेपी को 36 से 46, कांग्रेस को 40 से 50 और अन्य को
5 सीटों तक सीमित रखा है, न्यूनतम 1 अधिकतम 5। तो ये हम दिखा रहे हैं कि अलग अलग जो सर्वे एजेंसीज हैं उनका अनुमान क्या कहता है, उनका सर्वे क्या कहता है और उनका एग्जिट पोल क्या कहता है। अब इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के पैनल के साथ। हमारे साथ जो विशेषज्ञों का पैनल जुड़ा हुआ है उनसे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर अशोक बजाज जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है सर आपका। नितिन बंसाली जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है नितिन जी। और साथ ही साथ हमारे एडिटर इन चीफ हैं, प्रधान संपादक हैं सुभाष मिश्रा जी हैं, जो अपनी विशेषज्ञ राय रखेंगे जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं। और साथ ही साथ न्यूज़ रूम से हमारे साथ पृथा जुड़ी हुई हैं जो कि अपडेट्स हम तक पहुंचाएंगी कि क्या अभी चल रहा है, एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं। तो हम इसी चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसकी हम शुरुआत पहले कर लेते हैं। पृथा, आपसे ही पूछ लेते हैं कि जैसा हमने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों की हमने बात की, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन कई एजेंसीज ये कह रही हैं कि बीजेपी वहां सरकार बना रही है। बड़ी बात है, एक 18 साल की सत्ता के बाद जहां कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी बड़ा काम करती है, सत्ता विरोधी लवर हावी होती है, फिर भी अगर बीजेपी को अधिक सीट्स पर दिखा रही है एजेंसीज तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पृथा, आप थोड़ा बताइएगा कि साथ ही साथ राजस्थान का मोटे मोटा हाल बताइएगा, संक्षेप में बताइएगा राजस्थान की क्या स्थिति है, और तेलंगाना जहां पे कह रहे हैं कि बीजेपी फिर से आ रही है वहां क्या स्थिति है। पहले राजस्थान का बताइएगा, पहले राजस्थान की चर्चा कर लें। चलिए बिल्कुल संजय जी, 5 राज्यों में क्योंकि विधानसभा चुनाव हुए थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम। आज का दिन काफी अहम और महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े आ जा रहे हैं। हालांकि तस्वीर तो साफ आगामी 3 दिसंबर को होगी, लेकिन एग्जिट पोल से आंकड़े अब कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ में अलग अलग एक्सपर्ट्स और सहयोगी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनके माध्यम से हम इन 5 राज्यों की जानकारियां आप तक साझा कर रहे हैं। और चूंकि आपने बात अब राजस्थान की कही है, तो सबसे पहले हम रुक करते हैं सिकंदर जी की ओर, जो कि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और उनसे हम समझेंगे कि एग्जिट पोल के क्या कुछ और कैसे आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं राजस्थान के। सिकंदर जी। राजस्थान में बहुत कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। हालांकि राजस्थान की ये परंपरा रही है कि कभी एक बार कांग्रेस आती थी, एक बार बीजेपी आती थी, लेकिन इस बार लगता है कि थोड़ा ट्रेंड बदला है और दोनों ने जो है एक दूसरे को टक्कर देने की पूरी कोशिश की है। जो हमारे पास आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो चीज़ें छन कर आ रही है, उसमें बीजेपी के जो बागी थे वो ज़्यादा जो है नुकसान किए हैं बीजेपी को। यही कारण है कि बीजेपी की सीटें जो सत्ता के करीब पहुंचने का जो अनुमान था, बीजेपी को लग रहा था कि जो ट्रेंड रहा है राजस्थान का, हमेशा सत्ता परिवर्तन होता रहा है और सत्ता के खिलाफ लोग मतदान करते रहे हैं, वो देखने को नहीं मिला है। बीजेपी को 80 से 90 और 100 तक की सीटों का भी अनुमान किया गया है और कांग्रेस को 94 से 104 सीटें। महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ अन्य की होगी। अन्य को 14 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है, तो सत्ता के गेम चेंजर हो सकते हैं ये अन्य। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा रोकूंगा, पृथा मैं आपको रोकूंगा, आपके पास लौटता हूं मैं। इसी बीच हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बड़ा बयान आ रहा है। पहले हम आपको उनका बयान सुना दें कि टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं, जो तमाम नतीजे आ रहे हैं उस पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी का कहना क्या है। कम से कम ये संतोष का विषय है कि जो प्रोजेक्शंस हैं वो कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, और मेरा अभी भी ये मानना है कि 60 के आसपास तक कांग्रेस जाएगी। 10 सीट तो संभव नहीं है, 4 तो 100% कांग्रेस जीत रही थी और बाकी 8 में भी कांग्रेस चुनाव में थी, 2 में थोड़ा सा कमजोर थे, बाकी 6 में कांग्रेस क्लियरली कंटेस्ट में है, तो 2 सीट कांग्रेस का तो संभव नहीं। जब आप गवर्नमेंट में रहते हैं तो कई ऐसी बातें होती हैं कि आप उम्मीदों पे पूरा खरे नहीं उतर पाते। गवर्नेंस में आप जब रहेंगे तो आपने इतना काम किया, लेकिन जो काम नहीं हुआ जो वो ज्यादा सामने दिखता है। तो ये एक परिस्थिति हमेशा किसी भी गवर्नमेंट के सामने बनती है। और अभी भी मेरा मानना है, जैसे मैंने पहले कहा, कि काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। नहीं, हाईकमांड जिनको बोलेगा, वो पिछले बार वाली बात जो मीडिया में चली थी 2.5 साल वाली, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई हमारे बीच में प्रत्याशी ऐसे, हम लोगों ने आपस में भी बात किया, सभी सीनियर लीडर्स, हमारे स्टेट प्रभारी के साथ मीटिंग हुई थी और हम लोगों ने ये एक राय निर्णय किया है कि हाईकमांड जो तय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी,
ऐसा मेरा मानना है। राजस्थान टफ रहता है क्योंकि वो 5 साल वाली बात है, लेकिन वहां वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं करके मेरे को लगता है कि गहलोत जी ने जो काम किए, बहुत सारे प्रोग्रेसिव काम उनने वहां किए, तो वसुंधरा को आगे नहीं करना, वसुंधरा जी को और गहलोत जी के काम, ये कांग्रेस को एज देगा। तो आपने सुना टीएस सिंहदेव जी को, उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने इस बात पर संतोष जताया है कि कम से कम कांग्रेस जो है वो जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जो सर्वे आ रहे हैं उसमें कम से कम आगे तो है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि वो जो आंधी थी 2018 की वो दिखाई नहीं दे रही है। और वो बार बार कहा जा रहा है कि यही बड़ी बात है कि कांग्रेस फिर भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारे साथ जो तमाम मेहमान एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, हम भी थोड़ी उनसे बात कर लें, उनसे हम जरा पूछ लें। सबसे पहले अशोक बजाज जी, आप ये बताइएगा, ये जो सीट्स दिखाई जा रही है, निश्चित रूप से आप काफ़ी पीछे हैं, कांग्रेस से आप पीछे दिखाई दे रहे हैं, 36 से 46, कहीं 30 से 40, कहीं कुछ तो आपको 46 सीटें भी दे रहे हैं। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको भी ये लगता है कि यही आंकड़ा है जहाँ तक कि आप सिमट जाएंगे? दूसरी बात, क्या अगर ये आंकड़ा भी अगर आप छू लेते हैं जो कि एग्जिट पोल्स में आ रहे हैं, तो क्या ये भी एक बड़ी उपलब्धि नहीं है कि 15 से चलकर आप यहां तक पहुंच गए? देखिए, एग्जिट पोल जो बता रहा है, विभिन्न एजेंसियों ने जो सर्वे करके आज ये आंकड़ा सामने किया है जी, इससे साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। 15 से आज ये लोग 46 तक तो आए हैं और 3 तारीख होते होते ये 60 तक पहुंचेंगे। आप देख लीजिएगा, ओपिनियन पोल में ये 25 से ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। 3 महीना पहले 25 तक पहुंच रहे थे और उसके बाद 15 बढ़ के अब 40 में आए। अब ये फिर 40 से 15 बढ़ जाएंगे 3 तारीख को और 55 प्लस भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। इतना आप जान लें। ट्रेंड जो दिख रहा है, ये कांग्रेस डाउनफॉल में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नीचे जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ऊपर जा रही है। एक प्रकार से हवा का रुख जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दृष्टिगोचर हो रहा है। जी भंसाली जी, आप सुन रहे होंगे कि हवा का जो रुख है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर दृष्टिगोचर हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं बजाज साहब। आप क्या मानते हैं, जो सर्वे की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप हालांकि सत्ता तक पहुंचते तो दिखाई दे रहे हैं, जादुई आंकड़ा आप पार करते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल वही उठता है और बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि वो जो प्रचंड जनादेश था, इस आप जवाब दीजिएगा, पहले हम सुन लें कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। मानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, अब भारी बहुमत से बनेगी। ठीक है? हाँ? उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। सर फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से कांग्रेस अपने विधायक को शिफ्ट करने की बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। पूरी बहुमत है, अपने मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। सर, लेकिन जो ये चर्चा की जा रही है लगातार मिशन लोटस को लेकर, आप जानते ही हैं तमाम राज्यों का आप लगातार जिक्र भी करते थे, तो क्या माना जाए कि कुछ ऐसा यहाँ भी किसी ऐसा नहीं कर पाएंगे। सर शुभकामनाएं दे दें क्या? तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, जिन्होंने भरोसा जताया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार न सिर्फ बन रही है बल्कि उसी प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। हालांकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, नतीजे हैं जो हमारे सामने हैं अलग अलग एजेंसीज के, वो कुछ और बता रहे हैं। आपसे मैं सवाल कर रहा था नितिन जी, यही पूछ रहा था आपसे कि जो एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं, अगर हम उन्हें देखें या फिर हम पोल ऑफ पोल्स देखें, अलग अलग जो एजेंसीज का एक सार हम निकालें, तो ये दिखता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार तो बन रही है, लेकिन वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं जिसका आप लगातार दावा कर रहे थे, 75 पार। क्या लगता है आपको, कहाँ कुछ कमी रह गई? देखिए, ये एग्जिट पोल है, मैं सम्मान करता हूँ, काफ़ी मेहनत करके बनाया गया पोल होगा। और जैसे कि छत्तीसगढ़ में
लगभग 77% से अधिक मतदान हुआ है। तो ये कितने लोगों से पूछकर सर्वे किया गया ये महत्वपूर्ण है। पर मैं आपको बता दूं कि सारी एजेंसीज जो हैं, सारी सर्वे एजेंसीज जो हैं, सारे न्यूज़ चैनल जो हैं, ये कांग्रेस को बढ़त ही दिखा रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ये बढ़त का आंकड़ा जो है ये जादुई आंकड़े तक पहुंचेगा, ये तय है। ये एग्जिट पोल है, मैंने जैसा कि कहा एग्जिट पोल का भी सम्मान है, पर जब एग्जैक्ट पोल आएगा तब आप देखिएगा कि प्रचंड बहुमतों से ऐतिहासिक सीटों से कांग्रेस की सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में कायम होगी। विश्वास की सरकार इस प्रदेश में फिर से बनेगी। 75 पार पर अड़ी गए मैं आप? नहीं, मैं तो टिका हूं कि अब की बार 75 बार फिर से कांग्रेस सरकार, कहो दिल से कांग्रेस फिर से। ठीक है, नितिन जी को विश्वास है। हमारे साथ सुभाष मिश्रा जी भी हैं, एडिटर इन चीफ हैं एशियन न्यूज़ के। सर, आप लगातार बातें सुन रहे हैं, प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, अलग अलग जो रिपोर्ट्स आ रही है वो भी सुन रहे हैं, जो एग्जिट पोल के नतीजे जो आ रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। क्या कहता है सर आपका अनुमान कि जिस तरीके की ये नतीजे हैं क्या बता रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं ये? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, सबसे पहले जी बीजेपी ने बहुत ही ताकत के साथ चुनाव लड़ा है और बीजेपी ने एक जो बड़ा गेम किया था, जो कि अभी पता चलेगा, उन्होंने जो महिलाओं के लिए 12,000 रुपये डिक्लेयर किए, उसमें उन्होंने 50 लाख फॉर्म भरवाए। कांग्रेस ने 15,000 किया, पर देर से किया और वो पता नहीं कितना कन्वे कर पाए क्योंकि दिवाली आ गई थी। दूसरा, युवाओं को थोड़ा सा मोटिवेट करने में बीजेपी, और चूंकि उन्होंने कोई चेहरा नहीं रखा था कि आप रमन सिंह का चेहरा नहीं था, किसी का चेहरा नहीं था, मोदी जी का चेहरा था, तो एक मोदी जी का चेहरा था, पर वो स्थानीय स्तर पर कोई चेहरा नहीं ढूंढ पाए। और उसके उलट कांग्रेस के पास एक बहुत जुझारू चेहरा था भूपेश बघेल का, जो जिस दिन से चुनाव जीत के आए हैं 2018 से, उसी दिन से वो दूसरे चुनाव की तैयारी कर रहे थे। इसलिए उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कि वो छत्तीसगढ़िया का नैरेटिव सेट किया, 30 त्योहार का किया, किसानों का ऋण माफी किया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की। और लगातार अगर हम देखें पूरे चुनाव प्रचार में ध्यान दें तो भूपेश बघेल ही सबसे पावरफुल चेहरे थे, क्योंकि अगर राहुल गांधी भी आए, प्रियंका आई, खड़गे जी आए, वो कुछ जगह आए, पर बीजेपी ने सारे छत्रप उतार दिए। पर कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जो था वो एक चेहरा था। पहले ये नारा था कि भूपेश है तो भरोसा है, बाद में भरोसे की सरकार की बात आई, पर यह बात तय है कि इस बार बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसलिए जब हम जितने एग्जिट पोल देख रहे हैं, कांग्रेस बढ़त में तो है, पर बीजेपी भी लगातार उसका पीछा कर रही है, तो ये एक बड़ी बात है। पर चूंकि सारे अनुमान जो है पहले से ही, जो लोग छत्तीसगढ़ को जानते हैं, और छत्तीसगढ़ परंपरागत रूप से यदि हम पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश के समय से देखें तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा है। ये अलग बात है कि 2003 के बाद रमन सिंह की सरकार बनी, पर वो भी इतनी मार्जिन से नहीं बनी जितनी कि भूपेश बघेल की सरकार आई थी, 10% वोट के अंतर से आई थी। तो ये 10% वोट के अंतर को बचाए रखना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती थी, और बीजेपी ने इसमें सेंधमारी की और एक एक सीट पर 90 सीटों पर उन्होंने बहुत ही सुनियोजित तरीके से चुनाव प्रचार किया और अपने कार्यकर्ताओं को लगाया। इसीलिए हम देख रहे हैं कि रेस में इस बार 75 पार जैसा आंकड़े नहीं दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 55 तक रुक रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। देखिए, इसी बीच हमारे साथ मध्य प्रदेश से भी हमारे जो खास मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ राजावत जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। स्वागत है सर आपका। योगेश गुप्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है सर। जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो एग्जिट पोल के जो तमाम पूर्वानुमान आपके सामने आ रहे हैं, क्या लगता है सिद्धार्थ जी, आपसे मैं पूछता हूं, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस की सरकार आ पाएगी सर कि अभी और इंतजार करना होगा? क्योंकि 18 वर्षों के शासन के बाद भी अगर इतनी तगड़ी फाइट हो रही है सर, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई क्या? नहीं, कोई कमी नहीं रही है। आपने देखा किस प्रकार से 2003 में भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तो बोला स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। उसके बाद आपने देखा किस प्रकार से 2003 के बाद जब 2008 में चुनाव हुए तो बोले विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, 13 में बोले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर 18 में बोले गुजरात मॉडल पे। तो जनता ने कहीं ना कहीं 18 में भी नकार दिया था और इस बार भी नकार दिया है। मैं आपको एक बहुत परसेप्शन जनता का पूरा बताना चाहता हूं जो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। देखिए, कोई भी दल हो, चाहे दो बड़े दल होते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, 20% उनके। सर एक बात मैं थोड़ा जोड़ूं सर। आपने कहा 2018 में नकार दिए गए थे सर, 18 में कहाँ नकारा था? 2018 में तो भाजपा नकार दी गई थी, आप भी जनादेश से एक सीट पीछे थे। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो अपने दम पर सरकार बना ले, फिर भी आप आगे थे, अपर हैंड था। जी
कंटिन्यू करिए सर। जी, तो देखिए 20% भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते हैं, 20% कांग्रेस के समर्थक होते हैं जो बिल्कुल कट्टर होते हैं, जो 100% की मैं बात कर रहा हूं, और 50% जो जनता होती है उसका एक मत होता है 50 से 55%। जब परसेप्शन पूरा एक साल पहले जनता के बीच में तैयार हो जाता है, जो वोटर्स होता है बड़ा साइलेंट हो गया आज की डेट में। मध्य प्रदेश के अंदर भी मैं करीब 19 से 20 जिलों में प्रेस वार्ता करने गया हूँ, जनता के बीच में गया हूँ, और ऐसे बिल्कुल एक कार्यकर्ता ना होते हुए एक आम आदमी के रूप में गया हूं। तो जनता का जो रुख है वो स्पष्ट नहीं है इस बार। लाडली बहना जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी जी, वो पूरी तरह से पटल पे नहीं उतरी है जनता के बीच में। उसका भी रीजन है, मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं, देखिए इन्होंने 1 करोड़ फॉर्म भरवाए थे, उसमें इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दी, जिस प्रकार से बीमा कंपनी कर देती है कि किसी के पास गाड़ी हो, किसी के पास जमीन हो, किसी के पास इनकम टैक्स दे रही है महिला, उनको नहीं मिलेगा। तो वो घट के 20 लाख पे आ गई थी। और वहीं पे जब हम लोगों ने नारी सम्मान योजना चालू की तो प्रत्येक हमारे कार्यकर्ताओं ने 15,000, 20,000। लगता है सिद्धार्थ जी से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन योगेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सुन रहे थे सर जो कह रहे थे राजावत जी, जिन्होंने तमाम बातें कही। लाडली लक्ष्मी बहनी जो योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, इसके बाद पहले आपने लाडली बहना योजना चलाई थी, इसे ही आपने थोड़ा आगे बढ़ाया, विस्तार दिया, उसकी बात कर रहे थे आप। उनका जवाब तो दीजिएगा, लेकिन एक सवाल ये मैं जोड़ रहा हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि 18 साल बाद भी आप जहां तक पहुंच पा रहे हैं, क्या खुद को संतुष्ट मानते हैं? दूसरी बात सर, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आपने बड़े बड़े कद्दावर नेता उतार दिए, केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला लिया, बड़े बड़े आपने नेता उतार मैदान में, खुद वो चुनाव लड़ रहे थे, जो कि एक बड़ा चेहरा होते हैं। तो क्या इसका भी फायदा आपको मिलने जा रहा है? या दूसरी बात एक और कि आपने 18 साल के मुख्यमंत्री का चेहरा किनारे कर आपने फैसला लिया कि हम बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ेंगे, ये एक बड़ा फैसला था। इन 3-4 चीजों में सर कौन सी ऐसी चीज थी जिसने काम किया? देखिए सर, आपने काफी सारे क्वेश्चन पुटअप कर दिए हैं, तो सबका जवाब देने का प्रयास करूंगा मैं। जी। 2003 में मध्य प्रदेश हमको एक बीमारू और पिछड़े राज्य के रूप में मिला था, विरासत में मिला था, मिस्टर बंटाधार के कार्यकाल के पश्चात। उस बीमारू मध्य प्रदेश को हमने विकसित भी बनाया, उसको स्वर्णिम भी बनाया और आत्मनिर्भर भी बनाया। तो ये हमारे जो 18 सालों का जो क्रियाकलाप था और जो जनहितैषी योजनाएं थी, जो जनता के बीच सीधे बिना किसी बिचौलिए के डायरेक्ट पहुंची है उनके खातों तक, तो ये एक बहुत बड़ा कदम था शिवराज सरकार का। मैं बताना चाहूंगा कि आज आत्मनिर्भरता के मामले में हम मध्य प्रदेश में बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हैं। सिंचाई का रकबा हमारा 4.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा है। सारे हाईवे हमारे चमाचम है, 150 से 200 की स्पीड में कहीं भी निकल जाइए, जबकि 2003 में धूल भरे गड्ढे होते थे, सड़कों से लापता थी और बत्ती गुल होती थी। तो ये सब हमने पिछले 18 सालों में करके दिखाया है। 2013 में हमने एक योजना लॉन्च करी थी, लाडली लक्ष्मी योजना, जिसके माध्यम से हमने भ्रूण का जो कन्या और जो मेल और फीमेल का भ्रूण रेशो था उसको डेवलप किया। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से हमने माँ बहन बेटियों को उत्थान किया। और उसी तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारी लाडली बहनों का। जियो लाडली बहना, बहुत बहुत आभार है आपका, अभिनंदन है, धन्यवाद है। लाडली बहना स्कीम में जो मेरे मित्र रजावत जी बता रहे थे कि हम 20 लाख तक आ गए, ये देखिए अब आरोप प्रत्यारोप का समय तो चला गया, मतगणना 3 दिसंबर को है, तो उस पर जाने से कोई फायदा है नहीं। विश्लेषण का समय है तो विश्लेषण तो कम से कम सत्यापित रूप से कीजिए। 1,38,00,000 लाडली बहनों के खातों। ठीक है सर, ठीक है योगेश जी मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ जो खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है उनसे भी मैं थोड़ी चर्चा कर लूँ। बंसाली जी, आप सुन रहे थे लगातार जो बातें हो रही हैं, एक बात मैं आपसे पूछ लूँ, क्योंकि इसकी चर्चा लगातार राजनीति के गलियारों में हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात हो रही थी कि अगर आप बताइए इस मार्जिन तक अगर आप पहुंच जाते हैं, जो दिखाया जा रहा है सर्वे रिपोर्ट्स में, अगर वहां तक अब आप पहुंचते हैं, 50 तक भी पहुंचते हैं, 55 तक भी पहुंचते हैं, तो क्या लगता है सर अभी भी जो ऑपरेशन लोटस है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, उसका भय कहीं ना कहीं, वो आशंका सता रही है आपको? ये खरीदार हैं, खरीदार घूमते हैं, फेरी वाला जो होता है ना, वो फेरी वालों जैसी स्थिति है। 2 शख्सों की जो गुजरात से निकलते हैं
और पूरे देश में खरीदी का वातावरण बनाते हैं। छत्तीसगढ़ की तासीर ऐसी नहीं है। और यहाँ पर पहली बात तो है, मैं ये बता दूं कि जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं, एग्जैक्ट पोल में ये ऐतिहासिक आंकड़े होंगे और बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस देखिएगा यहाँ पर सरकार बनाएगी। ये लोटस वोटस चल गया इनका जितना चल रहा था, और ये एक मतलब ख्याली पुलाव होगा भाजपा वालों के मन में। ये हो सकता है कि कहीं कहीं पे उनको एग्जिट पोल में वो 40-42 दिखा रहे हैं, तो ये ऐसा माहौल खुद ही क्रिएट कर रहे हैं कि इतनी आई तो हमारी सरकार बन जाएगी, तो ये खरीदार है। पर यहाँ पर खरीदारी वाली बात नहीं चलेगी। यहाँ पर इनके पास कोई चेहरा तो था नहीं। ये देखिए संजय भाई, एक लाइन याद आती है इन लोगों के ऊपर, न मांझी न रहबर न हक में हवाएं हैं, कश्ती भी जर्जर है, ये कैसा सफर है। न मांझी का ठिकाना न रहबर का, ये चल पड़े हैं, कोई चेहरा नहीं तो उधर से पकड़ के ले आए मोदी की गारंटी। तो क्या मोदी क्या चीफ मिनिस्टर बनेंगे छत्तीसगढ़ में? और मोदी की गारंटी जिस दिन इनके जन घोषणा पत्र पे, इनके घोषणा पत्र पे जिस दिन ये मोदी की गारंटी शब्द लिखकर ये घोषणा पत्र जारी हुआ, चुनाव और हम हमारा मिशन उसी दिन फतह कर चुके थे। क्योंकि मोदी की गारंटी पे देश में, इस प्रदेश में किसी को अब भरोसा नहीं रहा। जी अशोक जी, जो आप सुन रहे होंगे, लेकिन मैं एक सवाल करता हूं सर कि जो भी आंकड़े आ रहे हैं अभी, जो भी एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, वो सारे आपका उत्साह बढ़ाने वाले हैं। जो भी सीट्स आ रही हैं वो 15 से तो ऊपर ही हैं। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि आप इस चुनाव में गेन ही कर रहे हैं, आप कुछ नुकसान नहीं उठा रहे हैं। एक बात बताइएगा कि जिस तरीके से एक जो महतारी वंदन योजना की आपने घोषणा की, और उस योजना को आपने जिस तरीके से घोषणा के बाद जिस तरीके से उसकी एक मार्केटिंग की, जो भारतीय जनता पार्टी होती है इसमें सिद्धहस्त मानी जाती है, उसकी आपने तुरंत मार्केटिंग शुरू कर दी और आप लोगों तक पहुंच गए, इसका भी फायदा मिला क्या? बिल्कुल, महतारी वंदन योजना ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा दिया है। महतारियों का आशीर्वाद, पूरे छत्तीसगढ़ माता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि हम जादुई आंकड़ा पार करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल भले कुछ कहे, लेकिन 20-22 सीटें ऐसी हैं जहां कांटे का मुकाबला है। 1500 के अंतर से फैसला होना है। एग्जिट पोल वाले उसको ठीक से जब तक गिनते नहीं होंगे तब तक बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि ये जो 20-22 सीटें हैं जी, जहां कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी। महतारियों का आशीर्वाद इसमें मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि कांग्रेस मुगालते में है। इनको एग्जिट पोल का जो अभी आंकड़ा आ रहा है, ये 3 दिसंबर के दोपहर तक के खुशफहमी के लिए इनको ये मौका दिया गया है। और 3 तारीख के बाद इनको समझ में आ जाएगा कि महतारियों की ताकत क्या होती है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ जो आपने पिछली बार वादा खिलाफी की थी, चाहे नशा मुक्ति को लेकर हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के कर्जा माफ करने की बात हो, तो आपने जो ये वादा खिलाफी की है उसका महतारियों को गुस्सा था और महतारियों का लाड प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिला। लाड प्यार नहीं सूझा आपको अशोक भाई जी है? ख्याली पुलाव बहुत अच्छा बनाते हैं संजय भाई ये, पर हर बार उस ख्याली पुलाव में नमक डालना भूल जाते हैं। तो स्वादहीन पुलाव जो आप बनाकर ये टीवी स्क्रीन में देखकर जो आप लोग खुश हो रहे हैं, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि जब ये 3 तारीख के नतीजों में ये 12 बजे का ही टाइम बता रहे हैं, आसपास 12 बजे आप लोगों की स्थिति क्या होगी, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा तय कर लो, क्योंकि वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष में चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आ रहे, विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट नहीं थे, तो सांसदों पर केंद्रीय सारे किले ढहने वाले हैं। आप देख लीजिए, चुके आपके सारे रावण की लंका 2018 में दहन हो चुकी है। अच्छे नेता कांग्रेस के पवेलियन वापस चले जाएंगे। जी देख लीजिए, जी मैच खत्म होने के बाद तो घर में बैठते हैं, फिर से दूसरा मैच खेलते हैं। वो वाला मैच खेल लिया, अभी फिर मैच खेले, सब पवेलियन वापस चले जाएंगे। देख लीजिए जी नितिन जी, अशोक जी, सुभाष सर भी हैं, उनसे मैं बात कर लेते हैं। सर, आपने इस पूरे चुनाव को देखा, जिस तरीके से चुनाव हुआ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, यहाँ के जो चुनाव थे, मैं ये देख रहा था, खासकर मैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात करूँ कि यहाँ पर मुद्दे जो थे वो बड़े हावी थे लोगों पर। इस बार मुद्दे बहुत हावी थे।
2018 में भी हमने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र पेश किया था उसने बड़ा काम किया था, उसने जनमानस को कहीं ना कहीं आंदोलित कर दिया था और वो जो आंधी थी कांग्रेस के पक्ष में उसका ही नतीजा थी। इस बार भी अगर हम देखते हैं तो एक कर्ज माफी में कांग्रेस आगे है, एक जो बोनस देने वाला जो मामला है जो 2 सालों का बकाया है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाकी हम देखते हैं घोषणा पत्र में लगभग सारी चीज़ें एक जैसी हैं, उसमें थोड़ा कुछ आंकड़ों में ज़्यादा है, कुछ कम है, कुछ अतिरिक्त है। क्या लगता है कि इस बार ये लड़ाई जो थी इन योजनाओं के बीच हुई? नहीं, पता नहीं, मुझे लगता है कि केवल 10-15 दिन पहले यदि आप घोषणा पत्र जारी कर देते हैं और कोई सोचता है कि घोषणा पत्र देखकर लोग वोट दे देते हैं तो इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां बहुत पहले से तैयारी करती हैं, वो परसेप्शन बनाती हैं, नैरेटिव सेट करती। भाजपा ने लगातार राजस्थान में जो घटनाएं हुई, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की पिछली गलतियां थी जिसके लिए बार बार ये कह रहे हैं कि बीमारू प्रदेश था, तो ये बताने की इन्होंने कोशिश की कि हम जब सत्ता में आए तो हमने मध्य प्रदेश में क्या विकास किया, राजस्थान में यदि कांग्रेस थी तो वहाँ पर किस तरह का भेदभाव हुआ, कहीं पर किसी ने किसी का गला काटा, पर उसको सोशल मीडिया इस समय बड़ा एक्टिव है। हम इस पूरे चुनाव में देखते हैं कि बहुत तरह के नैरेटिव सेट किए गए। एक तरफ सबका साथ सबका विकास तो एक तरफ रह गया, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को बहुत उठाया गया। पर यह बात तय है कि घोषणा पत्र में दोनों पार्टियां एक दूसरे पे नजर रखी हुई थी। जो रेवड़ी कल्चर की बात भाजपा कहती थी उसको आना पड़ा अंततः अपनी घोषणाओं पे, और वो सारी घोषणा, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो जो भूपेश बघेल ने जिस तरह की घोषणा इनके जन घोषणा पत्र में बनाया था, उन घोषणाओं के पीछे पीछे आगे पीछे इनको चलना पड़ा। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह ने जो लाडली बहना लेके आए और उन्होंने लगातार उसको बढ़ाते गए, अंत में वो 3,000 रुपए तक भी ले गए, और वो जिस तरह से शो कर रहे थे, जिस तरह से घूम रहे थे, पर कहीं ना कहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को लग रहा था कि यदि इन्हीं का चेहरा सामने रहेगा तो हो सकता है कि सत्ता विरोधी उठ पड़े, इसलिए उन्होंने सारे छत्रप को उतारा। और इस बार मोदी जी, चूंकि ये सेमीफाइनल है, तो मोदी जी भी एक ट्राई कर रहे थे कि 5 राज्यों में मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए, तो ये भी पता चल जाए कि जनता के बीच लोकसभा में जाएंगे तो किस तरह की स्वीकार्यता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक तरह का नया प्रयोग किया है, और वो नए प्रयोग में देखते हैं कि 3 तारीख को कितनी सफलता मिलती है, क्या रिजल्ट आता है, कितनी सफलता मिलती है। बिल्कुल, अब हम न्यूज़ रूम का रुख कर लेते हैं जहां पर कि पृथा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार हमें अपडेट्स दे रही हैं वहां से। पृथा, आप बात कर रही थी, इसी बीच आपको रोकना पड़ा, थोड़ा अब बताइएगा कि क्या अपडेट है, क्या हलचल है न्यूज़ रूम में। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के आंकड़े और साथ ही साथ में एग्जिट पोल के आंकड़े अलग अलग राज्यवार यहां पर लगातार आ रहे हैं। संजय जी, राजस्थान की बात हमने आपको बताई थी, अब तेलंगाना की भी बात कर लेते हैं। तेलंगाना की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज आखिर चरण के चुनाव वहीं पर संपन्न हुए हैं और इसी के बाद से ही सभी को इस बात का इंतजार था कि कब तेलंगाना में चुनाव संपन्न हो, और इसी के बाद से शाम से एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। शकील साजिद जी हमारे साथ में न्यूज रूम से सहयोगी के तौर पर यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम तेलंगाना के बारे में जानकारी लेंगे। शकील जी, क्या लगता है, त्रिकोणीय मुकाबला है, वैसे तो कांटे की टक्कर हमेशा बीआरएस और कांग्रेस के बीच में तेलंगाना में देखी जाती रही है, एआईएमआईएम भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान पर है, लेकिन बीजेपी भी पूरे जोर आजमाइश यहाँ पर लगा रही है। देखिए, जहाँ तक तमाम सर्वे की बात करेंगे और हमारा अपना भी अनुमान है कि यहाँ पर इस बार कांग्रेस और बीआरएस में ही जो भारत राष्ट्र समिति केसीआर की पार्टी है, जो पिछले 10 सालों से सरकार में थी तेलंगाना 2014 बनाने के बाद, हालांकि तेलंगाना बनवाया था कांग्रेस ने, उसे बड़ी उम्मीद है कि इस बार शायद तेलंगाना के लोग जो इंदिरा अम्मा या सोनिया अम्मा कहते हैं उन्हें सरकार सौंपेंगे। सर्वे तो अभी ये बता रहे हैं, आज 30 तारीख को जो एग्जिट पोल है और सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस आगे है तेलंगाना में। 3 दिसंबर का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। बीजेपी ने भी धमाल किया है, इसमें कोई शक नहीं, पूरे जोर से बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, खम्मम इलाका, ये जो कहना चाहिए एक आपका वो इलाका जो आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है, शायद वहाँ पर बीआरएस की थोड़ी सी बढ़त रहेगी। खम्मम इलाका जो आपके इसके ऊपर का, हैदराबाद के ऊपर का इलाका है, ग्रेटर हैदराबाद के आगे का इलाका, वहाँ पे कांग्रेस थोड़ा सा बढ़त में दिखती है। और ये कहना बिल्कुल सही है कि साउथ का ये राज्य, इस राज्य ने कांग्रेस को बहुत बार बहुत ज़्यादा समर्थन दिया है, और इस बार भी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल प्रियंका की रैली में ज़बरदस्त
भीड़ आई है, चाहे वो कहीं की भी रैली हो। इसमें भी कोई शक नहीं है कि केसीआर ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है, उनकी बेटी कविता ने, उनके बेटे ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। उनके बेटे और केसीआर साहब तो खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे पास जो सर्वे है, जो अनुमान है, उस पे अगर मैं आपको बताऊं तो शाम 6 बजे तक 64% मतदान हुआ था। अभी ये अनंतिम आंकड़े हमारे पास नहीं आए हैं, जिसमें एबीपी न्यूज सर्वे की अगर हम बात करें तो 43 से 55 सीट बीआरएस को दे रहे हैं, वो 48 से 60 सीट वो कांग्रेस को दे रहे हैं, बीजेपी 5 के आसपास, और अदर्स जिसमें एआईएमआईएम भी शामिल है वो 5 से 11 सीट दे रहे हैं। हम दूसरों की बात करें अगर इंडिया टीवी सीएनएक्स, तो ये तो सीधे सीधे कांग्रेस को बहुमत दे रहा है, 63 से 79 सीटें, और जो बीआरएस है उसको 31 से 47। हम जन की बात करें तो ये भी 48 से 64 सीटें कांग्रेस को, और जो बीआरएस है उसको 40 से 55। ठीक है प्रीता जी, ठीक है प्रीता, मतलब कुल मिला के एक तगड़ा कॉन्टेस्ट है वहां पर तेलंगाना में, जिस तरीके की स्थिति है कांग्रेस और बीआरएस के बीच। प्रीता, थोड़ा सा आपको रोकूंगा। इसी बीच हमारे साथ राकेश शर्मा भी जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, ब्यूरो चीफ हैं एशियन न्यूज़ के। राकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश, आप जिस तरीके से देख रहे हैं, जो एग्जिट पोल के तमाम सर्वे आ रहे हैं उसमें फिर से ये दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है। कुछ सर्वे ये भी बता रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो तगड़ी फाइट दे रही है। आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं वहाँ? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस प्रकार से ये जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं वो तस्वीर साफ कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि देखिए, इसके जो परिणाम है वो तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच तगड़ी फाइट है। देखिए, दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में महिला वोटर्स जो जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर, जिन्होंने करीब 15% जो है बात की जाए 15.15% महिला मतदाताओं ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर जो वोटिंग किया है, तो उसमें ये दर्शाता है कि जरूर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो ओरा था, जो वर्चस्व था, जिस प्रकार से उनका एक महिलाओं के बीच में एक भैया या मामा का लेकर जिस प्रकार से क्रेज है, वो क्रेज देखने को मिलता है। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लाडली बहना योजना या नारी सम्मान योजना कांग्रेस ने जो शुरू करी है, उसका कहीं ना कहीं इस वोटिंग परसेंटेज में ये जो परिणाम सामने आएंगे इसमें देखने को मिलेगा। दूसरी ओर देखिए, तमाम जो हम यहाँ पर अभी अलग अलग एजेंसियों के द्वारा जो सर्वे किए गए हैं और उनके जिस प्रकार से बीजेपी, कांग्रेस या अन्य को जो जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज या सीट दिए जाने का जो दावा किया जा रहा है, ये अलग अलग मायने दर्शा रहा है। इसमें सी वोटर्स है कि बीजेपी को 98 को, तो कांग्रेस को 118। तो फाइट ये की रही है कि मध्य प्रदेश में नेट टू नेट फाइट है, यानी अभी भी पिछली बार की तरह साल 2018 में जिस प्रकार से बीजेपी 109 और कांग्रेस 114 पे आई थी, उसी प्रकार से इस बार भी जो वोटिंग का परसेंटेज है, बिल्कुल इस बार भी वही तगड़ा, वही क्लोज कॉन्टेस्ट दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पिछली बार था, हम देख रहे थे 104 109 का जो आंकड़ा था, लगभग वही स्थिति इस बार भी बनती दिख रही है। हालांकि एग्जिट पोल के अपने सर्वे हैं, 3 तारीख को पता चलेगा होना क्या है। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा था उस वक्त कि आपने जो बड़े केंद्रीय नेताओं को मध्य प्रदेश के चुनावी समर में उतार दिया था, जो कि केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हें आपने एक निर्वाचन क्षेत्र में, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र में ला खड़ा किया, उन्हें जिम्मेदारियां भी दी। मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं, क्या इसका फायदा भी आपको बहुत ज्यादा मिला? नहीं, निश्चित रूप से देखिए संजय जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड संगठन है। हमारी पार्टी के अंदर हर पदाधिकारी, हर नेता संगठन की मंशा के अनुरूप कार्य करता है। जब भारतीय जनता पार्टी एक पार्षद को सांसद का चुनाव लड़ा सकती है भोपाल से, तो एक केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता है? तो जैसा केंद्र के शीर्ष नेतृत्व का निर्देश था, उसी के अनुरूप वो 6 से 7 सीटों पर लगभग हमने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, और निश्चित रूप से उनका प्रभाव उनके आसपास की सीटों पर भी पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी 130 प्लस के साथ मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनाएगी। मैं पूरे दावे के साथ इस बात को कहता हूं। हमें हमारी जन हितैषी नीतियों के ऊपर पूरा भरोसा है। लाडली ठीक है सर, मैं जो आपसे पूछ रहा था उसका जवाब मुझे मिल गया सर। योगेश जी, जवाब मिल गया। सिद्धार्थ जी,
जब 2018 का चुनाव था तब स्थितियां बिल्कुल अलग थी। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ हुआ करते थे। मैं जो एक पूरा वो पेज देखता हूं और उसका जो मैंने अध्ययन किया है, पाया है कि जो ग्वालियर चंबल का जो पूरा इलाका है वहां पर करीब 34 ऐसी सीटें हैं जिन पर कि प्रभाव माना जाता है और वहां 27 के करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस वक्त कांग्रेस ने जीती थी। अब स्थिति बदल गई है 2020 के बाद। अब सिंधिया जो हैं वो भाजपा के साथ हैं। अब जब वो भाजपा के पास हैं उस पूरे क्षेत्र में, क्या लगता है कि कहीं कुछ ज़मीन खिसकी है कांग्रेस की, या फिर आपने सब कुछ ठीक ठाक कर लिया है, या फिर कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो उस क्षेत्र से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है? संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं भी चंबल से आता हूं, ग्वालियर का रहने वाला हूं। मेरा भिंड से पुराना गांव मेरा भिंड में है जी। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि सिंधिया जी का बहुत बड़ा कोई प्रभाव नहीं है चंबल क्षेत्र में। आपको याद होगा 2 अप्रैल का कांड, SC ST जब गोलियां चली थी, और आपको माइकेलाल याद होगा, ये 2 फैक्टर हमारे चंबल में बहुत चले थे। देवकी नंदन जी ने मथुरा से आके एक बहुत बड़ी सभा की थी और उस सभा में उन्होंने जो माइकेलाल था उसमें आपने देखा था करणी सेना और सारे ब्राह्मणों ने एक होकर माइकेलाल के ऊपर, जब माइकेलाल बोला था शिवराज सिंह जी ने, और 2 अप्रैल में जो गोली कांड हुए थे उसमें 2 दलित मारे गए थे। उसके बाद एक परसेप्शन चेंज हुआ और चंबल क्षेत्र की जनता ने पूरा वोट कांग्रेस को दिया, तो उसमें सिंधिया फैक्टर नहीं चले। अगर सिंधिया जी इतने बड़े फैक्टर होते तो उपचुनाव में भी पुलिस, पैसा, प्रशासन सारा उपयोग करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी 9 सीट लेकर आई थी। और आपने बोला 27 सीट नहीं, कांग्रेस 28 सीट जीती थी जी उस समय पे। मैंने कहा था अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिए। जी जी हाँ, हम लोग 28 सीट जीते थे और उसमें सबसे बड़े ये 2 फैक्टर चले थे। और उसमें आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी का एक बहुत बड़ा चेहरा था, सिंधिया जी भी एक चेहरे थे, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा, सिंधिया जी भी एक चेहरे थे, पर जनता का पूरा रुझान बदलाव के लिए था, यूथ का रुझान बदलाव के लिए था। अभी मेरे साथी मित्र बोल रहे थे कि दिग्गज 7-7 केंद्रीय मंत्रियों को लड़वाया, तो मैं आपको किसी चीज का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। अब मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी की सीट की बात करता हूं, दिबनी की। दिबनी में इतना बड़े चेहरे को उतारने से भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि प्रत्येक कार्यकर्ता उनको चेहरा दिखाने के लिए, उनसे एकदम चिपक के चलने के लिए सब लोग पलायन करके चंबल क्षेत्र से दिबनी पहुंच गए, प्रहलाद पटेल जी के क्षेत्र में पहुंच गए, कैलाश विजयवर्गीय जी के क्षेत्र में पहुंच गए। मैं ग्वालियर की बात कर रहा हूं, कई जगह पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नदारद थे और 70 जो संघ प्रचारकों ने पार्टी छोड़ के जो पार्टी बनाई उन्होंने अपने कैंडिडेट लड़वाए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आप देखिए। जी जी जी, मैं आपके पास लौटूंगा मैं आपके पास, तो भाजपा मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। राजावत साहब आपके पास लौटूंगा मैं, आपके पास लौटूंगा। एक बार फिर से मैं न्यूज रूम का रुख कर लेता हूं। पृथा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पृथा, हम एक बार, चूंकि मध्य प्रदेश की बात चल रही है, तो एक बार हम मनीषा से पूछ लें। वो लगातार नज़र रखी हुई हैं मध्य प्रदेश के जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं, अलग अलग जो सर्वे एजेंसीज हैं वो जो बता रही हैं, एक ट्रेंड बता रही हैं। जरा पूछिए मनीषा से कि क्या कुछ देख रही हैं वो। चलिए, बिल्कुल, क्योंकि अब मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में चूंकि 230 विधानसभा सीटें हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े अब निकलकर सामने आने शुरू हो गए हैं और हम लगातार अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं। तेलंगाना के बारे में हमने आपको बताया है, छत्तीसगढ़ के बारे में बताया है, राजस्थान की भी बात कही है, और अब मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ में सहयोगी अमनदीप जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। अमनदीप, क्या लगता है एग्जिट पोल के जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या शिवराज सरकार वापस कमबैक कर रही है या फिर कांग्रेस की बारी? जी देखिए, एक्सिस के रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिल रही है। 230 विधानसभा क्षेत्रों के जो एग्जिट पोल हैं एक्सिस के आ चुके हैं, वो 140 से 162 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिलते दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो 68 से 90 सीटें यहाँ पर कांग्रेस जीतते दिख रही है। एक मोटा मोटा अगर आपको मैं आंकड़ा बता दूँ तो निमाड़ की 18 सीटों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, 12 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही है। बुंदेलखंड की 26 सीटों में भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है, 18 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर बढ़त बीजेपी को मिलते यहाँ पर दिखाई दे रही है। 30 सीटों की अगर बात करें बुंदेलखंड की तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे है, 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। चंबल क्षेत्र वो क्षेत्र जहाँ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी पृथा थोड़ा पूछिए अमन से, पृथा थोड़ा पूछिए अमन से कि वो अलग अलग सर्वे रिपोर्ट्स जो बता रहे हैं, पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है, कुल मिलाकर क्या सार निकलता है, जरा अमन से पूछिए।
कुल मिला के अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी क्षेत्र, आप बुंदेलखंड की बात कर लीजिए, आप निवाड़ की बात कर लीजिए, आप भोपाल क्षेत्र की बात कर लीजिए, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी आगे है। एग्जिट पोल के मुताबिक चाणक्य की अगर बात करें, एक्सिस की अगर बात करें, इंडिया टुडे ग्रुप की बात करें, तो हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है संजय जी कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी एक बार फिर से यहां पर सामने आती नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चुनावी बिगुल यहां पर बजे थे और रणभेरी जब बजी थी, तब ये अनुमान जताया जा रहा था, ये अंदेशा था कि यहां पर कांग्रेस कुछ स्ट्रांग भूमिका में यहां पर नजर आ रही है और कांग्रेस शायद वापसी यहां पर कर सकती है। लेकिन जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश की बात की है, चूंकि हमने मिजोरम की अब तक बात नहीं की है, तो मिजोरम के बारे में भी हालात समझ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। शकील साजिद जी हमारे साथ में मौजूद है मिजोरम की जानकारी देने के लिए। शकील जी, मिजोरम के बारे में वहां पे जो सरकार थी, MNF मिजो नेशनल फ्रंट की, जोरमथंगा की सरकार थी और पूर्ण बहुमत से वो सरकार बनी थी। वहां कुल 40 सीटें हैं और 77% का मतदान हुआ था वहां 7 नवंबर को पहले फेज में। लेकिन हमारे पास जो सर्वे है, हमारे पास जो ABP न्यूज़ का सर्वे हमारे पास मौजूद है, उसमें अभी भी MNF जो मिजो नेशनल फ्रंट है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 13 से 17 सीटों के साथ उभर रहा है। और जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल था ZPM, जोरम पीपुल्स मूवमेंट, वो हमारे पास जो आंकड़े 9 से 13 के सीटों के साथ वो आगे है। कांग्रेस 10 से 14 के साथ आगे है और अदर्स को 1 से 3 सीटें मिलती नजर आ रही है। यहाँ पे बीजेपी बहुत ज़्यादा लड़ाई में नहीं थी, इसलिए उसका किसी तरह का कोई जिक्र यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन ये बात सही है कि मणिपुर की जो ये घटनाएं थे उनका असर मिजोरम पे पड़ा है और मिजोरम में कुल मिला के NDA के साथ जुड़े होने का नुकसान MNF को हो सकता है। और उसमें भी एक खास बात यह है कि आखिरी दौर में जब वहां पर चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे तो उनकी रैली में अच्छी खासी भीड़ थी। लेकिन लब्बो लुबाब ये है कि अभी भी क्योंकि सिर्फ 40 सीटें हैं, इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि किस दल को बढ़त है। वहां पे तीनों दलों में, कांग्रेस, MNF और ZPM में बराबरी को टक्कर है और 3 दिसंबर को नतीजे तय करेंगे कि मिजोरम का ताज किसके सर होगा। ठीक है, तो मिजोरम का ताज किसके सर पर है ये तो 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में भी जो हमने अभी जानकारी ली है संजय जी, इससे कहीं ना कहीं अभी जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े निकलकर सामने आए, इसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता की कुर्सी पर बैठती नजर आ रही। ठीक है, धन्यवाद आपका प्रिथा। नितिन जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, आप लगातार सारी बातें सुन रहे हैं। अब आपने मध्य प्रदेश भी सुना, आपने छत्तीसगढ़ भी सुना, आप तेलंगाना की भी बात सुन रहे हैं। वहाँ बताया जा रहा है कि अच्छी खबर है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहाँ काफ़ी प्रचार करने पहुँचे हुए थे, काफ़ी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। छत्तीसगढ़ की एक बार फिर से आपसे बात कर लूँ, बंसाली जी, थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा। ये बात है सर कि जिस तरीके से मैं वो सवाल एक बार दूसरे तरीके से दोहराता हूँ कि आप जो है जादुई आंकड़ा तो छू रहे हैं, लेकिन वो उस स्थिति में नहीं है जहाँ पर कि आप पहुँचकर खुद को बड़ा कंफर्टेबल महसूस करें। तो ऐसे में रणनीति क्या होगी सर, किस प्रकार की जो बातें होंगी? हालांकि हम अभी TS सिंहदेव जी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे आला कमान जो कहेगा हम वो मान लेंगे, हम उस पर ही हमारी सहमति होगी। लेकिन जो तमाम परिस्थितियाँ प्रदेश ने पिछले समय में देखी हैं, उससे लेकर क्या तैयारी है? कौन सी परिस्थितियां? ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी। विश्वास की और भरोसे की सरकार रही, जो हमने कहा वो किया। आला कमान निश्चित तौर पर विधायक दल की एक बैठक होती है कांग्रेस में और उसके बाद जो तय करता है, तो उसको बताने के लिए या उस विषय पर चर्चा करने के लिए क्षमा चाहूँगा, मैं अधिकृत नहीं हूँ। छत्तीसगढ़ की यदि मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, तो आप देखेंगे कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा यदि मोदी की या देश के प्रधानमंत्री की, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में 2001 से हूँ, 23 वर्ष हुए, मैंने भी कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव देखे, पर कभी मैंने विधानसभा के चुनावों में ऐसा नहीं देखा कि किसी देश का प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में इतना जोर लगा रहा हो या इतनी रैलियां और इतनी सभाएं हो रही हो। वो लगातार आ रहे थे, रैलियां कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, जुमले जैसा कि मोदी की गारंटी तो मोदी का जुमला, ये चलता रहा। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्रदेश के CM की सीधी PM से लड़ाई रही। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में CM वर्सेस PM है, जिसमें CM की जीत होगी और वापस एक भरोसे की सरकार, जैसा कि मैंने कहा, किसानों की, मजदूरों की, माताओं की,
बहनों की, युवाओं की, इस भविष्य की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है बंसाली जी, ठीक है बंसाली। अशोक बजाज जी, आप सुन रहे हैं बंसाली जी जो कह रहे हैं, वो तो आश्वस्त हैं सरकार उनकी बनने जा रही है। लेकिन सर एक सवाल, बड़ा सवाल है, ये बार बार पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को लेकर ऐसा क्या था कि इतने बड़े बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री यहाँ पर एक तरीके से कैंप किए हुए थे, बड़े नेता आ रहे थे, हम देख रहे थे कई महीने पहले ही उनका दौरा चलता था और बड़ी बड़ी जो बैठकें होती थी वो हुआ करती थी, सरगुजा से लेके बस्तर तक। तो क्या था, ऐसा क्या था कि छत्तीसगढ़ पर इतना बड़ा फोकस था? जैसा नितिन जी सवाल उठा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में इतने बड़े नेताओं का इतना फ्रिक्वेंट दौरा और इस तरीके का फोकस शायद पहली बार दिखा है। संजय भाई, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार भावना से चलती है जी। राज्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी नेता आपसी सहयोग से चलते हैं। कांग्रेस में क्या है, केवल भूपेश बघेल और नीचे कोई नेता ही नहीं है इनके। आपके पास कौन सा नेता है प्रदेश में? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी में बड़े से बड़े कद्दावर नेता हैं, रमन सिंह बड़े से बड़े, हाँ सब जगह गए, बृजमोहन अग्रवाल को नेता सब गए, सभी नेताओं ने दौरा किया, सब लोगों ने अलग अलग रणनीति बनाकर काम किया है। मोदी जी आए, मोदी जी ने प्रचार किया, गारंटी भी आप लोगों ने, मोदी जी भी आए, पहले भी चुनाव आते रहे हैं और अभी भी आए। मोदी जी 2008 के चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह 2013 के भी चुनाव में आए थे, प्रदेश में 2018 के चुनाव में भी आए थे। नितिन जी बोल लेने दीजिए, नितिन जी इस प्रदेश में गारंटी नहीं है, इस प्रदेश में गारंटी है मोदी की गारंटी। भाई मोदी सीएम बनेंगे क्या अशोक भैया? सीएम का चुनाव लड़ रहे हैं भारत का एक बिना दूल्हे की बारात चेहरा है और उनकी गारंटी पर लोगों ने भरोसा किया है। आप सुन लेते हैं नितिन जी, सुन लेते हैं। आप 3 तारीख का इंतजार कीजिए, आप 3 तारीख का इंतजार कीजिए। मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को भरोसा है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रतिपक्ष कौन बनेगा, वो कुर्सी के नीचे मत घुसना पड़े। ठीक है, ठीक है। एक बार मैं सुभाष सर से पूछ लेता हूं। सर, जो पूरी बातें हो रही हैं, थोड़ा सा इसको कंक्लूड करिएगा संक्षेप में कि हम जो पूरे ओपिनियंस पोल देख रहे हैं, जो एग्जिट पोल देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों की हम बातें सुन रहे थे, तो इस बार क्या लगता है सर? इस बार हालांकि इसे सेमीफाइनल तो जरूर कहा जाता है सत्ता का, लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा था कि राज्य के नतीजे और फिर लोकसभा के नतीजे बिल्कुल उलट थे, उनमें कोई तुलना ही नहीं थी। तो क्या इसे एक सेमीफाइनल मानना ठीक होगा या फिर वही परिस्थितियां होंगी जो 2018-19 में थी? नहीं, दरअसल ये तो चुनाव ही सेमीफाइनल की तरह लड़ा गया। और मैंने जैसे कहा कि मोदी जी जो चेहरा थे, अगर पांचों राज्यों में कहा जाए, 4 राज्यों में मोदी जी चेहरा थे और उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की, जगह जगह सभाएं की। वो एक प्रकार से अपनी रिहर्सल कर रहे थे 24 की, पर वो जानते थे कि चूंकि क्षेत्रीय छत्रप उस तरह से उनके प्रभावी नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद को सामने रखा, मिश्रा सामने रहे और बाकी नेता थे वो उतने पब्लिक को नहीं खींच सकते थे। आए तो राजनाथ सिंह भी आए, नड्डा जी भी आए, बहुत लोग आए, पर मेन जो फोकस था ये 2 लोग थे। पर मुझे लगता है अभी जो जितने एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़ा मार्जिनल है, मतलब इतना बड़ा मार्जिन नहीं है कि वो छोटा मोटा उलटफेर ना कर सकें। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की, चाहे राजस्थान की, सब जगह एक नेक टू नेक लग रहा है। हमने जितने आंकड़े देखे अभी 40 से 53, 55 भी नहीं बोल रहा है कोई। हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं, एक आध कम छोड़ दिया जाए जो बहुत ही लहर की तरह बात कर रहे हैं, पर जो बाकी आंकड़े आए हैं वो आंकड़े बहुत नेक टू नेक हैं। राजस्थान में भी मिले जुले आंकड़े। तो ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये महिलाओं ने क्या किया है, क्योंकि आप ये देखिए कि महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हुई, विशेष सत्र बुलाया गया, युवाओं के लिए बहुत सारी बातचीत हुई। युवा के पास में, युवा को रोजगार मिला हो ना मिला हो, पर युवा का मन बदला है। जो हिंदू था वो ज्यादा हिंदू हुआ है। ये समय को, सच्चाई को, ये बात पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। यूथ जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उसका माइंडसेट बदला गया है और बहुत सारी कट्टरपंथी चीजें जो थी, मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जातिगत जनगणना की कार्ड जब हिंदुत्व के टक्कर की होती है तो बार बार मोदी जी आज भी ये बात कह रहे थे कि मैं जिन जातियों को मानता हूं, मैं बेरोजगार की जाति को मानता हूं, महिला की जाति को मानता हूं, युवा की, ये बार बार वो जाति की बात कर रहे हैं, क्योंकि
ये सारी पार्टियों ने मिलकर जो इंडिया गठबंधन बनाया, वो कह रहे हैं हम जातिगत गणना करेंगे, और वो जानते हैं कि हिंदुत्व का काट जातिगत गणना है, इसलिए बार बार उनको हर मंच से ये बात कहनी पड़ रही। तो अब यूथ ने उसको किस तरह से लिया है, महिलाओं ने आरक्षण को किस तरह से लिया है, लाडली बहना को किस तरह से लिया है, वंदन योजना को लिया है, ये बहुत सारी चीजें, पर ये अभी बहुत जल्दी होगी। हमको लगता है कि 3 तारीख की प्रतीक्षा करना चाहिए। बहुत ज्यादा मार्जिन मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, पूरा अधिकतम जो है 40 से 50-53 तक दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भी ये आलम है। नेता अपनी अपनी जीत की बात करेंगे, ये जब 3 तारीख को वाकई में नेक टू नेक फाइट होगी तब पता चलेगा। सर बिल्कुल सर, अभी अंकिता शर्मा जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ हैं, वहां पर वो उनसे चर्चा कर रही हैं। पहले हम सुन लेते हैं अंकिता क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब इस एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर। अंकिता बिल्कुल अंकिता क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? एग्जिट पोल जो आया है और जिसमें जिस प्रकार से बीजेपी, जी बिल्कुल संजय जी, जिस प्रकार से एग्जिट पोल जो आया और उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जो सीटें जो हैं वो लगातार बढ़त की ओर दिखा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के नतीजे से जो डॉक्टर रमन सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उससे भी बढ़कर जनादेश जो है 3 तारीख को बीजेपी को मिलने वाली, यानी कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने वाली। और जिस तरह से स्थिति जो निर्मित हुई और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते आ रहे कि इस बार जो है 75 पार जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, वो 75 पार वो नजर नहीं आएगा बल्कि 30 से 35 सीटों पर सिमट जाएंगे। इस वक्त डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एग्जिट पोल बता रहा है, कितनी सीटें की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? एग्जिट पोल एक्चुअल मतदाताओं का रुझान बताता है और ये रुझान बता भी रहा है कि कैसे कांग्रेस का डाउनफॉल हो रहा है। कहां कांग्रेस का दावा 75 सीटों का रहा, उनका मिनिमम 42-40 में आके रुकता दिख रहा है। इसका मतलब है कि ग्राफ कहां से कहां गिरता हुआ दिख रहा है और बीजेपी का ग्राफ 15 सीट से बढ़ के 48 सीट में जाके रुकता हुआ दिख रहा है। ये 48 में रुकेगा नहीं, ये ग्रोथ है और ये डाउनफॉल चल रहा है कांग्रेस का। तो ये ग्रोथ कब कितना ग्रोथ हो पाएगा? ये ग्रोथ कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 52 से 55 सीट तक जाके रुकेगा जब गिनती होगी, क्योंकि मध्य क्षेत्र, दक्षिण और उत्तर के मैं एनालिसिस कर रहा था सीटों का, उसमें काफी गुंजाइश छोड़ के रखा है और धरातल पे हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये पूरा के पूरा मतदान जाएगा और कहीं न कहीं स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनते हुए 3 तारीख को दिख रही है। अगर बात करें सरगुजा और बस्तर की बात करें, वहाँ की सीटें जिनके पास है वो सरकार में रहते हैं, तो वहाँ की कितनी सीटें आप लोग को मिलने की संभावनाएं हैं? वहाँ की जो सीटों की जो अभी जो अनुमान लग रहा है, उस अनुमान में अंतर मुझे दिख रहा है, कम से कम 4-5 सीटों और बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि 75 पार आएगा और जिस तरह से जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो लगता है कि 75 पार इस बार कांग्रेस कर पाएगी? 35-40 पार नहीं कर पा रही है कांग्रेस। गिनती के बाद आप देखिएगा ये कहीं जाके रुकेंगे, ये 40 के आसपास और नीचे ही रहेंगे। तो क्या इस बार माना जाए कि ऑपरेशन लोटस छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा? अब छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति बनेगी 3 तारीख को दिखेगा, मगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। चलिए, सरकार बनेंगे तो क्या डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के रूप में फिर से प्रेजेंट होंगे? मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, कौन बनेगा ये तय भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक दल में तय होगा। बिल्कुल संजय जी, सब तौर पर इनका कहना है कि अंकिता आप सुनिए, आप एक सवाल जोड़िएगा, एक सवाल जोड़ सकती हैं आप? जी बिल्कुल, लगातार चर्चाएं उनके साथ है, पूरी मीडिया उनके पास है, लगातार वो मीडिया से चर्चा कर रहे हैं और जिस प्रकार से उनका कहना है कि 75 पार जो नारा कांग्रेस देते आई है, वो नारा इस बार जो है वो बीजेपी जो सरकार बनाएगी। जी ठीक है अंकिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाई। एक बार कर लेते हैं न्यूज़ रूम का रुख और वहां पर पृथा हमारे साथ हैं और एक बार फिर छत्तीसगढ़ को समझ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति बन रही है। पृथा, सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल संजय जी, छत्तीसगढ़ के बारे में अब जानकारी देते थे क्योंकि सबसे पहले एग्जिट पोल के जो आंकड़े छत्तीसगढ़ राज्य के निकलकर सामने आए थे, इसमें शुरू से ही कांग्रेस कुछ बढ़त बनाती यहाँ पर नजर आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब आंकड़े भी समझ लेते हैं कि क्या कुछ और कैसी स्थिति अभी निर्मित हो रही है। सिकंदर जी हमारे साथ में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की जानकारी देने के लिए। सिकंदर जी, समझना चाहेंगे 15 साल बनाम 5 साल की ये लड़ाई थी, सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है, कांटे की टक्कर सभी कह रहे हैं और जो नतीजे निकलकर जो सामने आ रहे, जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं, इसमें बहुत मामूली अंतर देखा जा
आ रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में? ये जो चुनाव हुआ इस बार चुनाव बीजेपी और कांग्रेस ने दो मुद्दों पे लड़े। कांग्रेस जो चुनाव लड़ी वो 75 पार का नारा देकर लड़ी, लेकिन बीजेपी ने कोई आंकड़े तय नहीं किए थे कि वो कितनी सीटें जीतेंगी, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य 46 सीटें जो जादुई आंकड़ा है वहाँ तक पहुँचने का था। इसीलिए बीजेपी ने अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई वो उसने प्रदेश की आधी आबादी को टारगेट किया, जो खास करके महतारी बंधन योजना के तहत जो फॉर्म भरवाए गए, या फिर उनको बार बार याद दिलाया गया कि कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था। क्योंकि पिछले चुनाव में मैंने 18 में देखा है कि शराबबंदी के कारण महिलाओं ने वोट किया था और उनको आशा थी सबसे ज़्यादा शराब से नुकसान महिलाओं को होता है। तो ये दो चीज़ें बीजेपी ग्राउंड लेवल पर महतारी योजना, मैंने आधी आबादी जो महिलाओं की थी उसको टारगेट करके चुनाव लड़ी, जबकि कांग्रेस का लक्ष्य किसान था, वो किसान को टारगेट करके लड़ रहे थे। यही कारण है कि एक कांटे की टक्कर हुई, महिलाएं जो हैं वो निकलकर बीजेपी के पक्ष में चली गई और किसान जो है वो कांग्रेस के पक्ष में चला गया। अब जो सीटों का आंकड़ा जो हम लगातार देख रहे हैं कि जादुई आंकड़ा 46 का है, बीजेपी कहीं कहीं कई सर्वों में 45 से 48 सीट तक चली गई है, 46 तक, तो बिल्कुल सत्ता के करीब है। अब इसमें जो अन्य जो सीटें हैं वो खास करके वहाँ बसपा जो है एक अन्य के रूप में मुझे दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी का भी कोई अस्तित्व नहीं है, बसपा का कुछ प्रभाव क्षेत्र है, क्योंकि अजीत जोगी ने जब यहाँ पे बसपा के साथ गठबंधन किया था तो बसपा को लाभ भले ही ना हुआ हो जोगी से, लेकिन जोगी को बसपा का लाभ मिला था, तो बसपा का एक आधार है। तो जो अदर सीटें होंगी वो बीजेपी के लिए नहीं, चूँकि बसपा का इतिहास रहा है, वो विलय होते रहे हैं और दूसरों के साथ चले जाते रहे हैं, सत्ता के साथ जुड़ते रहे हैं, तो ये एक फैक्टर बन सकता है। तो वास्तव में कांटे की टक्कर है और दावे के साथ सरकार 70-75 पार का तो दावा कहीं दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल ज़मीन पे नहीं दिख रहा है। और बीजेपी ने 2 गुना से ऊपर, मैंने करीब 2.5-3 गुना का अंतर, कहाँ 15 सीटें थी और ये अगर 40-45 पर जाती है तो उसको आप समझ लीजिए 2 गुना 2.5 गुना सीटें ऊपर लेकर जा रही है। तो बीजेपी ने गेन बहुत ज़बरदस्त किया है। पिछले बार जो है केवल 1 या 2% के वोट के अंतर से, शेयर के अंतर से वो पीछे हो गई थी, और लेकिन इस बार जो है उन्हें वोट शेयर भी ठीक ठाक उसके बढ़े। तो काफी कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन नतीजे 3 तारीख को स्पष्ट हो पाएंगे। जी संजय जी। जी हम बिल्कुल हम अब थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। सुभाष सर भी हमारे साथ जुड़े हुए एडिटर इन चीफ हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि जिस तरीके की तमाम बातें आप सुन रहे हैं सर, और छत्तीसगढ़ की खासकर बात करूँ, छत्तीसगढ़ का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो यहाँ पर बातें हो रही हैं, जो सिकंदर बता रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा एक बड़ा फैक्टर था जो यहाँ काम कर रहा है? क्या लगता है आपको सर? जो बात अभी सिकंदर कह रहे थे, कुछ फैक्टर तो हैं। देखिए बीजेपी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी ने अपने चुनाव को बहुत सुनियोजित तरीके से एक रणनीति के तहत केंद्रीय नेतृत्व के देखरेख में लड़ा है। जी। कांग्रेस में दरअसल भूपेश बघेल चेहरा थे और बाद में ये कहा कि भरोसे की सरकार बात आई और कुछ कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की। बावजूद इसके भूपेश बघेल ही सारा स्टार प्रचारक रहे और चूंकि उनका कार्ड किसान था तो इस बार बीजेपी ने भी किसान को अपने साथ जोड़ा, बीजेपी ने धान को जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा, बहुत सारी चीज़ें जोड़ी। पर अभी भी हमको लगता है कि इस पूरी लड़ाई में कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी आगे है। अब ये देखना है कि यूथ ने और महिलाओं ने किसको ठोकबंद यदि वोट किया है तो वो पूरा परसेप्शन बदल सकता है। जी बिल्कुल, ये परसेप्शन बदलने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए बड़ी एक कहा जा सकता है कि विरोधाभासी स्थिति कि कांग्रेस जिसे कि लगातार भाजपा याद दिलाती रही कि आपने शराबबंदी का वायदा किया था, लेकिन खुद भाजपा के घोषणा पत्र में ही ये बात नहीं थी, ना कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसे दोहराया, क्योंकि दोनों को लगता था कि इसे छूना अब ठीक नहीं होगा। तो ये जो तमाम बातें हैं, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स, हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात की, मध्य प्रदेश की बात की, तेलंगाना की बात की, राजस्थान की बात की, मिजोरम की बात की, और वहाँ जो अभी हमारे सामने जो एक आंकड़े हमें जो मिल रहे हैं, एक जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं, हमने आपको बताया कि किस तरीके से एमएनएफ जो है वो मिजोरम में आगे चल रही है, कांग्रेस और बीआरएस की बड़ी टक्कर है तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये
तीन राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिल्कुल आमने सामने हैं और कांटे की टक्कर है। हालांकि छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बढ़त दिख रही है। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं जो सर्वे हैं वो दिखा रहे हैं दोनों के बीच कड़ी फाइट है। कुछ सर्वे दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस सरकार बना रही है। यही स्थिति राजस्थान की भी है। हालांकि राजस्थान में भी अधिकतर सर्वे भारतीय जनता पार्टी को की सत्ता में वापसी दिखा रहे हैं। तो ये तमाम अपडेट्स हैं अभी आपके साथ। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश जी, आपका भी धन्यवाद। राकेश, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी धन्यवाद। और साथ ही नितिन बंसाली, चूँकि उनकी व्यस्तता थी वो उनका भी धन्यवाद। अशोक बजाज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े। और न्यूज़ रूम में जो भी हमारे साथी हैं उनका धन्यवाद। और साथ ही हमारे एडिटर इन चीफ सुभाष मिश्रा सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में शामिल हुए। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। हम फिर आगे बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। और 3 तारीख को, जैसा मैं कह रहा हूं, 3 तारीख को देखिए हमारे साथ सुबह से लेकर शाम तक नतीजे, अपडेट्स और वो लगातार कवरेज, महाकवरेज 23 का महासंग्राम।